कई बार दुनिया आपको गलत समझेगी, गलत जानेगी आपके कर्मों की वजह से, आपके काम की वजह से। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको निरंतर करते रहिए, दुनिया आपको अच्छा समझे या फिर ख़राब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। उसका आज भाग है 3। कक्षा 11-12 के अंदर ये कॉमन पुस्तक चलती है, जिससे कि आपका हिंदी साहित्य इतिहास का जो बेसिक है, या यूं कहें कि जो आपकी नींव है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर तो लगभग 90+ सवाल है जो हिंदी साहित्य इतिहास के यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके 70% से ज़्यादा सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, और बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है। तो आप, अनुरोध है आपसे, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करना, आपको भी सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और पहली बार ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और फिर घंटे पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं आज। कल हमने रासो साहित्य के अंदर क्या कुछ ग्रंथ थे, भविष्यत कहा हो गया, पवम चरियु हो गया, उन तमाम ग्रंथों के बारे में हम बात की। आदिकाल की पृष्ठभूमि, आज के इस वीडियो में बहुत से सवाल बनेंगे, और मैं जहाँ से आपको नोट करने के लिए कहूँ वहाँ पर आप नोट करते जाना, और मैं बताता भी रहूँगा कौन सा सवाल है जो पूछा गया या पूछा जा सकता है। आदिकाल की पृष्ठभूमि की हम बात करें तो संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इस बात से तो आप अवगत हैं ही। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। किसमें? संस्कृत भाषा में। किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जो है, जन सामान्य के लिए क्या हो रही थी? कठिन हो रही थी। इसीलिए इसी हेतु भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। जो चीज़ कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे हम उसमें अपने तरीके ईजाद करते जाते हैं, और जो अपने सुविधा अनुसार अपने को सरल लगती है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में, तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तो यूं कहीं अपभ्रंश जो है वो लगभग चरम पर कब पहुंच गई थी? 7वीं शताब्दी के यहाँ तक। तत्कालीन उस समय के जो साहित्यकार थे वो जन रुचि को देखकर लोगों की क्या रुचि है, लोगों को किस बात से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे उनकी रुचि अनुसार। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। और वहीं 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी, और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा था। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। आगे जस्ट अफेक्ट आने वाले हैं जहाँ सवाल बनेंगे। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म, मतांतरों का काल था। 10वीं शताब्दी के यहाँ तक कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। तो वीर रस, वैराग्य की धारा, सदाचार की धारा, श्रृंगार की धारा और वीर रस की धारा, ये सभी एक साथ है जो बह रही थी। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय तथा लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। नोट कर लीजिए इसको।
प्रवृत्तियों के यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो समय था, इस समय जो साहित्य रचा जा रहा था उसका बेस क्या था? राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय। इस बेस पर यह जो धर्म के आश्रय के अधीन, राजा के आश्रय के अधीन और लोगों के आश्रय के अधीन, उनके अकॉर्डिंग ये जो साहित्य है 10वीं से 13वीं शताब्दी तक उनके अकॉर्डिंग रचा जा रहा था। नोट कर लीजिए इस बात को। इस समय साहित्यिक संक्रमण का काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग जो प्रशस्त किया, आगे बढ़ाया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का काम कर रही थी। वीर रस का साहित्य सृजन के माध्यम से लोक रंजन तो हो ही रहा था, लोगों का मनोरंजन तो हो ही रहा था, साथ साथ में उनमें एक रक्षार्थ करने की भावना भी जागृत हो रही थी, साहस भी बढ़ रहा था इसके माध्यम से। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। अब देख लीजिए, प्राचीन काल में हम कह सकते हैं कि जो वीर रस का साहित्य रचा गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह साहित्य या लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का साहित्य है जो रचा जाता था कि जोश आ जाए उनमें, रोबस लड़ने को तैयार हो जाए। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासो नाम दिया गया है। नोट कर लीजिए इसको कि वीर रस की जो ओजस्वी शैली है ना, उसी के कारण उस समय का जो साहित्य था उसको रासो नाम दिया गया था। तो रासो नाम क्यों दिया गया था? वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण रासो नाम दिया गया। नोट कर लीजिए इस लाइन को, पूछा जा सकता है। आध्यात्मिक, वीरसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार है। देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चेराह सहाबे मूलक। यह पंक्ति दे देगी, यह पंक्ति किसकी है? तो सरह पाद की है। आपको ध्यान रखना, नाद ये लिख लीजिए आप, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चेराह सहाबे मूलक। दूसरी नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पहली पंक्ति तो आप लिख लीजिए और उसके सामने सरहपाद लिख लीजिए। पंक्ति देकर किसकी पंक्ति है? कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, नेट के अंदर भी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी। हमीर कज जज्जल भई फोणाहल यह मई जलऊ, सुलितान शीस करवाल दह तज कलेवर दिए चल। इसमें पहली लाइन लिख लीजिए आप, सारंगधर की है ये, ठीक है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरुपति भेल, से हो मधु वोल श्रवह नहीं सुनल श्रुति पथ परस न मेल। इसमें पहले लिख लीजिए, विद्यापति की है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल बनने प्रारंभ हो जाएंगे यहाँ से। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। आदिकाल के इस समय में अपभ्रंश से आगे चलते चलते हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, नोट कर लीजिए इसको, लिख लीजिए एरो लगा के, जैसे भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या कहा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही क्या है? बढ़ावा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? जैसे कि आज हमने हजारी प्रसाद साहब का पाठ भी पढ़ा था, एक कुत्ता और एक महीना, ठीक है, वहाँ पर भी बातें की थी इनकी। 1907 में जन्म हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। और 10वीं से क्या कहा इन्होंने कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल था, जिसे क्या हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, लेकिन ये भाषा की दृष्टि से क्या अपभ्रंश का ही क्या बढ़ावा है, आगे विकसित रूप कह सकते हैं, आगे का काल कह सकते हैं। और इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को यहीं तक लिखना है आपको। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। तो ठीक है, अपभ्रंश के बढ़ाव को ही क्या कुछ लोग तो उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। ये लाइन भी लिख लीजिए कि अपभ्रंश के बढ़ाव को एरो लगा के, अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग उसे पुरानी हिंदी कहते हैं।
12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषाएं पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश थी वही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई है। तो अपभ्रंश की जो प्रारंभ में लिखी गई रचनाएं, ये इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सुन लीजिए आप। अपभ्रंश के अंदर प्रारंभ में लिखी गई रचनाएं और अपभ्रंश के उत्तरार्ध में यानी बाद में लिखी गई जो रचनाएं थी वो किसकी रचनाएं मानी जाती है? आदिकाल की रचनाएं मानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखा रहा था और इस काल के नामकरण पर अनेक मत है जो प्रकट हो रहे थे। अब काल विभाजन और नामकरण को देखते हैं। यहाँ से एक दो सवाल अवश्य है जो पूछे जाते हैं। पुनः अनुरोध, आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और कमेंट करके ये भी बताएं आपको मेरे द्वारा जो अध्यापन करवाए जा रहे हैं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक चीज़ खोपड़ी में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। आगे बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण की। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो काल है ना, इसके विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर हैं, लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने, लेकिन साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती है। प्रवृत्तियां हैं जो साहित्य की, और साहित्य की कहो या अन्य क्षेत्रों में प्रवृत्तियां जो बदलती रहती, गतिशील रहती है। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, जिस समय की जैसी परिस्थितियां रहती है उसे अनुसार है जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। ये काल की शाश्वत क्रिया है साहब, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती है। आदमी की प्रवृत्ति बदलती रहती है, लेकिन जो उसकी मूल प्रवृत्ति है ना, पूर्णतः वो विलुप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और हास की रही है। उद्भव हुआ, उसमें विकास और हास हुआ है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर क्या हो गई? विलीन हो गई। समय समय पर साहित्यिक धाराएं आई और विलीन हो गई। इसलिए काल विभाजन का कार्य क्या रहा? अत्यंत कठिन रहा। ये नहीं कि एक ही दौर है, जो एक ही विधा प्रक्रिया है जो लंबे समय तक, काफ़ी समय तक चली, ऐसा नहीं रहा। आई विधा धाराएं, साहित्यिक धाराएं आई, फिर मिट गई, फिर आई, फिर मिट गई। इसी वजह से उनको एक फिक्स नाम देना कठिन कार्य हो गया था। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक और शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने का क्या किया? प्रयास किया। देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गाडसा दत्तासी शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्य कृति की झलक प्रस्तुत की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, शिव सिंह सेंगर हो गया और गाडसा दत्तासी, इन्होंने केवल कवि परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय दिया था केवल। ठीक है मामला, ग्रियर्सन से पहले, और वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई थी। लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन मनन किया, यानी कि इन्हीं का, और सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया, काल को क्रमानुसार विभाजित करने का प्रयास किया। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। तो हिंदी साहित्य इतिहास में लिख लीजिए इस लाइन को, हिंदी साहित्य इतिहास में या हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाने वाले कौन थे? ग्रियर्सन। कौन थे? ग्रियर्सन महोदय। आगे बात करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया है। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? 11 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया है, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण चारण काल कहा। लिख लीजिए नीचे, इन्होंने यानी ग्रियर्सन ने
हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण क्या? चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ऊपर लिख लीजिए आप, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, और किसमें? आगे कोष्टक में लिख लीजिए, मिश्र बंधु विनोद में। आपको बताया था श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। देखिए इनका विभाजन। आरंभिक काल, मोटे मोटे तौर पर देखें तो ऐसे ही लिखना आपको, आरंभिक काल। दूसरा माध्यमिक काल था, अलंकृत काल था और परिवर्तन काल था। इनको इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आप लिख लिए आरंभिक काल लिखिए, और उसके बाद में 1 नंबर या क लगा लीजिए, जिसमें पूर्व आरंभिक काल 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत, 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत पूर्व आरंभिक काल। सेकंड उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। ये पूरा क्या है? आरंभिक काल है। और आरंभिक काल की मिश्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल की समयावधि है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपके 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत। देखिए पूर्व आरंभिक काल 700 से है और उत्तरारंभिक काल की अंतिम क्या है? 1444। तो पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444। लेकिन आपसे सीधा यही पूछ लिया जाए कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो इतिहास का विभाजन किया गया उसमें आरंभिक काल की समयावधि क्या रही? तो शुरुआत कहाँ से होती है? 700 से। तो 700 से लेकर कंप्लीट आरंभिक काल की पूछे केवल, तो इन दोनों का नाम नहीं देकर, तो आरंभिक काल 700 से लेकर एंड कहाँ पर? 1444 विक्रम संवत। ठीक है मामला, ये हो गया इनका आरंभिक काल। माध्यमिक काल की बात करें तो पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, 1445 से 1560 लिख लीजिए। माध्यमिक काल सेकंड, उसमें क्या लगाकर पूरा माध्यमिक काल 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अब देखिए यहीं पर भी वही बात आती है, आपको माध्यमिक काल का समय पूछ ले तो 1400 माध्यमिक काल का 1445 से लेकर क्या हो जाएगा? 1680 विक्रम संवत। ठीक है। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उसमें फिर क्या आ जाएगा? पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, और उत्तरालंकृत काल मतलब अलंकृत काल के बाद का उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। इसकी बात करें कि अलंकृत काल की, केवल अलंकृत काल की समयावधि, ये दोनों नाम नहीं दे तो यहाँ पर 1600 क्या हो जाएगा? 81 टू 1889। देखो कोई लफड़ा ही नहीं है। 700 से चले हम आरंभिक काल में 1444, माध्यमिक काल 1445 से चले 1680, अलंकृत में 1681 से 1889। ठीक है मामला। और परिवर्तन काल 1890 से 1925, ये फिर आ जाता है आपके 1890 से 1925। ठीक है मामला। ये तो हो गया मिश्र बंधुओं का इतिहास का काल विभाजन। और पांचवा आ जाता है इनके 1926 से अद्यावधि तक, अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिश्र बंधुओं का, इस वीडियो को जो आप नोट्स बनाए उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई साहब, एग्जैक्ट नहीं देखने को मिला मामला सारा। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया क्योंकि ये युक्ति संगत कम था। आचार्य, देखिए इंपॉर्टेंट सिस्टम शुरू हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। अब रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए आप नोट करके, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। आगे लिख लीजिए उसमें लाइन, रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। ऐसे लिख लीजिए हिंदी साहित्य इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा। जो विद्वानों कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा,
अब जो काल विभाजन है वो लिखना है आपको सीधे के सीधे नीचे। पहला वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, उसके सामने लिखिए समय 1050 से 1375 तक। वीरगाथा काल सामने 1050 से 1375 तक। और ये तो विक्रमी संवत हो गया। और ईस्वी में पूछे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, ये भी सामने लिख लिए। आपको ईस्वी में पूछ ले कि वीरगाथा काल का समय क्या है तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, ठीक है। विक्रम संवत में पूछे तो 1050 से 1375, ठीक है मामला। भक्ति काल में 1375 से 1700 तक, और इधर हो जाएगा आपके ईस्वी में 1318 से 1643। रीतिकाल 1700 से 1900, इधर 1643 से 1843। और गद्य काल चौथा 1900 से आज तक और 1843 से अब तक। देखिए 1050 से शुरू हुई है, ये विशेष आप ध्यान में रखना। वीरगाथा काल 1050 से शुरू होता है, 1375 तक चलता है। भक्ति काल 1375 से शुरू होता है, 1700 तक चलता है। रीतिकाल भक्ति के बाद में रीति आती है, 1700 से शुरू होता है, 1900 तक चलता है। और गद्य काल जो है 1900 से अब तक। तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, माफ कीजिए, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल, ठीक है मामला। ये चार भाव। और ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने, सीधे लिख लीजिए आप, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आगे देखिए, अब जो ये नामकरण किया ना रामचंद्र शुक्ल साहब ने, बेस तो बनाया ही होगा कुछ ना कुछ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन और नामकरण था, इसके पीछे कारण रहा है। क्या रहा है? शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान और अन्वेषणों, गन्वेषणाओं, या यहाँ हम कह सकते हैं अन्वेषणों के आधार पर, खोज के आधार पर किया गया। उनके काल विभाजन के दो आधार थे। ये पूछा जाता है कई बार, लिख लीजिए आप नोट करके, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के दो आधार। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के दो आधार। पहला आधार लिखिए, किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता के हिसाब से, और दूसरा इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि के हिसाब से। ये दो आधार रहे थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है फर्स्ट ग्रेड में। अब देखिए, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन आपका सवाल बन सकता है। शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई है, जो वीररस में लिखा गया है। ठीक है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। देखिए, यह सवाल बन सकता है यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ आपको, वैसे नोट करना है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। तो 12 ग्रंथों के आधार पर कहा था। यह भी पूछा जा सकता है कितने ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। तो 12 ग्रंथों के आधार पर। पहली लाइन तो ये लिख लीजिए आप, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को 12 ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को 12 ग्रंथों के आधार पर क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। अब 12 ग्रंथों के विषय में भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से जिनके आधार पर वीरगाथा काल का वो ग्रंथ नहीं है। तो 12 ग्रंथों का नाम आपको याद होने चाहिए, और सीधे सीधे भी ग्रंथों का नाम देके उनका रचनाकार कौन है ये भी कई बार पूछा गया। इन 12 में से ये 12 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये लिख लीजिए, शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। और 12 ग्रंथ कौन से हैं? नंबर 1 लगाइए, विजयपाल रासो नल सिंकृत। विजयपाल नल, विजयपाल नल, विजयपाल नल हो गया साहब। विजयपाल क्या है? नल है। हमीरासो सारंगधर, हमीरासो के रचयिता कौन? सारंगधर। हमीर सारंग है, विजयपाल नल है। विजयपाल नल है, हमीर सारंग है। और खुमाण दलपत है। दलपत में खुमारी ज़्यादा है। दलपत में क्या है? जो दल का पति होता है, दल होता है, समूह होता है, उसका पति जो होता है उसमें तो खुमारी रहती है। तो खुमान रासों की रचयिता कौन? दलपत विजय। दलपत विजय ध्यान में रखना, कई बार पूछी गई ये रचनाएं।
बिसलदेव रासो नरपति नालय, बिसलदेव नरपति, बिसलदेव नरपति नालय। ये रचनाएं तो कितनी बार पूछी गई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट कई बार। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाईकृत, आसान है ये भी कई बार पूछी गई, लेकिन अब नहीं पूछी जाएगी, ये तो याद हो गई आपको। जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत, ध्यान में रखना, जयचंद भट्ट केदारकृत, जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत। 6 ग्रंथ ये हो गए। 7वां देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कविकृत, इंपॉर्टेंट। हालांकि 12 के 12 इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कई बार पूछ गए। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, ठीक है। परमाल रासो जगने का बहुत बार पूछा गया। ये 12 ग्रंथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण, कैसे भी कहीं भी कुछ भी सवाल बना सकता है इनमें से। परमाल रासो 8वां लिखते रहिए आप, जगनीक कविकृत। खुसरो की पहेलियाँ अमेर खुसरो कृत, आपको बताया था कल मैंने। कीर्तिलता विद्यापति की, कीर्तिलता किसकी है, विद्यापति। और कीर्तिपति का पताका विद्यापति, विद्यापति पदावली विद्यापति कृत। ये तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये 12 के 12 ग्रंथ है जो ध्यान में रखने हैं, ठीक है मामला। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है, नहीं माना। आपको एक बात यहाँ पर बता दूं मैं कि हालांकि औरों ने भी आलोचना की है, लेकिन रामचंद्र लिखना नहीं है, आपको सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ। रामचंद्र शुक्ल है ना, इन्होंने जो जो काम किए ना, द्विवेदी साहब ने, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने ज़्यादातर मोस्टली आलोचनाएं की है, उसका विरोध सा किया है, उसको नकारा ही है। ये बात आप ध्यान में रखना, ज़्यादातर चीज़ों में ये मिलता है इनके। उन्होंने कहा, हजारी प्रसाद साहब क्या कहते हैं कि शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल की जो प्राप्त सामग्री है ना, साहित्य कोटि में नहीं आती है। इन्होंने जो नामकरण किया ना शुक्ल साहब ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने उसको नहीं माना। और तर्क क्या दिया उसके पीछे कि शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त जो सामग्री है साहित्य कोटि में नहीं आती है। देखिए, सवाल बनने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कि उन्होंने नामकरण को क्यों नहीं माना था, तो उसके पीछे ये एक लाइन दे कि कहा जा सकता है कि तर्क ये दे सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक सामग्री नहीं है कि वीरगाथा काल वाली। तो इस पुस्तक को पढ़ने का यही एक आनंद है, रस है, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो साहित्य इतिहास के प्रति जो रुचि है वो बढ़ेगी। और ईमानदारी से जुड़े रहे तो सारी चीज़ें याद होती जाएगी। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा भी लग रहा हो। इस समय रचित जो धार्मिक साहित्य की उपेक्षा है जो नहीं कर सकते हैं, ये कहते हैं कि इस समय जो धार्मिक साहित्य रचा गया ना, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य भी क्या उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण, रामचरितमानस को यदि भक्तिकाल से निकाल देते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है कि रामचरितमानस को यदि भक्तिकाल से निकाल देते हैं तो भक्तिकाल की क्या शोभा है जो नष्ट हो जाती है, प्रमुख ग्रंथ है। इस तरह संदेश राशक स्वयंभूकृत पौम चर्यु, कल भी आया था स्वयंभूकृत पौम चर्यु, ध्यान में रखना। पुष्य दंतकृत पौम श्री चर्यु आदि जैन साहित्य ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर है जो नहीं कर सकते। इन जो जैन साहित्य ग्रंथ है इनको भी नकार नहीं सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यहाँ सीधी सीधी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ये कहना चाह रहे हैं, शुक्ल साहब के जो नकारा उनके नामकरण को, तो शुक्ल साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है ना वो भी साहित्य की कोटि के अंदर, उच्च कोटि के अंदर आते हैं, तो उनको भी शामिल होना चाहिए। मामला ये है, ठीक है। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लिखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। आज नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी, उत्कृष्ट अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मानक है जो अभी भी शुक्ल वाले इतिहास को माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। देखिए, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, ये नाम याद रखने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या नाम दिए थे? वीरगाथा काल कहा पहला, दूसरा कहा भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल।
अब पूछ लिया जाए निम्न में से हजार, लिख लीजिए आप लाइन, ये पहले सुन लीजिए एक बार कि निम्न में से सवाल कैसे बन सकता है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग नहीं है, तो 3 में तो इनमें से दे दे और एक गद्य काल दे दे, तो गद्य काल किसका हो जाएगा? गद्य काल हो जाएगा शुक्ल महोदय का। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। अब आप नोट कीजिए यहाँ पर एरो लगा के या नोट लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। नाम लिख लीजिए। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। नाम लिख लें। आदिकाल कहा, फिर पूर्व मध्यकाल कहा, उत्तर मध्यकाल कहा और आधुनिक काल कहा। अब शुक्ल के इतिहास के जो नाम थे उनसे हम कंपैरिजन करें तो आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल। देखिए, आपको याद करना तो कंपैरिजन के साथ याद कर सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा तो शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल। पूर्व जो मध्यकाल था ये क्या हो गया आपके? शुक्ल ने क्या कहा? भक्तिकाल। उत्तर मध्यकाल को क्या हो गया? रीतिकाल। और आधुनिक काल जिसको कहा है उसको शुक्ल ने क्या कहा है? गद्यकाल। हुआ याद? हुआ याद या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आज हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लिख लीजिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये लाइन आप लिख लीजिए। उन्होंने लिखा और इसके मत क्या दिया इन्होंने कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की क्या भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि यह कोई आदि में मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल रहा है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। सांकृत्यायन सामंत, सांकृत्यायन सिद्ध सामंत, सांकृत्यायन सामंत, सांकृत्यायन सामंत, इस तरीके से आप जोड़ा बिठा के याद कर सकते हो। तो पूछ लिया जाए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसको क्या कहा, किस नाम से पुकारा? तो सिद्ध सामंत काल नाम से पुकारा। कई बार पूछा गया ये सवाल भी। उन्होंने माना कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन एवं आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि व चारण काल कहा। लिख लीजिए नोट करके। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को क्या? संधि एवं चारण काल कहा। इस नामकरण को 2 भागों में बांटने के पीछे कारण था। तो जो आदिकाल था उसको रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? संधि एवं चारण काल कहा। और 2 भागों में बांटने का पीछे कारण क्या था? संधि काल 2 भाषाओं की संधि का काल था तथा चारण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता, साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करना है। वहीं हम आगे बात करें, वर्णन करना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा। नोट कीजिए, लिखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को महावीर साहब का क्या डाला है? बीज डाला। महावीर प्रसाद साहब ने आदिकाल में क्या डाला है? बीज डाला है। तो लिखिए आप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। मतलब बीज रोपने वाला काल का प्रारंभिक काल कह सकते हैं हम, मतलब, लेकिन यहाँ पर आपको शब्द प्रयोग करना है। पूछ लिया जाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। देखिए, सेकंड ग्रेड में सवाल आया था ये 18 से पहले वाली भर्ती में। तो आपको ध्यान में रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक नाम आता है आगे, तो इनका तो माफ़ कीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल कहा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिए।
हजारी प्रसाद साहब ने तो क्या कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, बीज वपन काल, बीज वपन काल। ये चीज़ आया था ये सवाल, तो कन्फ्यूज़न में गलत हो सकता है ये कि यार दोनों द्विवेदी द्विवेदी आ गए। हजारी आदि, हजारी आदि और महावीर बीज। हजारी तो आदि है, महावीर जो बीज है। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक क्या है, निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है जो अपने समुचित विकास रूप में है। श्रीधर, लिख लीजिए, श्रीधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल कहा है। लिख लीजिए लाइन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या, अपभ्रंश काल कहा है, ठीक है। उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है, इसी वजह से इन्होंने अपभ्रंश कहा था, इसलिए अपभ्रंश काल कहना उचित है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि जो प्रारंभ हुआ था ना साहित्य का, वो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ था, इसीलिए क्या है, अपभ्रंश काल कहना क्या उचित है। आगे आता है विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इस काल का नामकरण वीर काल किया गया। देखिए, नोट कीजिए, विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य के, लिख लीजिए ये, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया, वीर काल। ये आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो विश्वनाथ प्रसाद ने तो क्या हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा, वीर काल कहा। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा, वीर गाथा काल। इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि आप कन्फ्यूजन मत करना इसमें। तो वीर काल और वीर गाथा काल, इसलिए लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का ही रूपांतरण किया है। आगे यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य में काल का विभाजन एवं नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया है। अब नगेंद्र साहब का काल विभाजन देखें हम, नगेंद्र साहब ने किस प्रकार किया है। तो नगेंद्र साहब ने क्या किया है, नगेंद्र साहब क्या करते हैं कि आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य, आदिकाल कहते हैं ये नगेंद्र साहब की 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर क्या 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल बताते हैं। भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल को कहते हैं 14वीं जो सदी है उसके मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक, मध्य चले गए यहाँ पर। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल की बात आती है, रीतिकाल में 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर क्या कहा है 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, और आधुनिक काल जो है उसको 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक माना है, ठीक है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं मध्य, 14 मध्य से 17 मध्य, वही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल नाम यही रखे इन्होंने। लेकिन अब क्या इन्होंने जो आधुनिक काल था 19वीं शताब्दी के मध्य से, उसमें आगे और विभाजन मिलता है इनका, ठीक है। जिसमें क्या नोट कर लीजिए ये सारे एक से लेकर यहाँ तक। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से, ये लिख लीजिए। अगर ये पूरे लाइनें नहीं लिखे तो आदिकाल लिख लीजिए, उसके सामने 7वीं मध्य, 14 मध्य, भक्तिकाल 14 मध्य, 17 मध्य, रीतिकाल 17 मध्य, 19वीं मध्य तक, और आधुनिक काल 19 मध्य से अब तक, ऐसे लिख लीजिए फटाफट। और नीचे क्या
आधुनिक काल जो था इसको क्या, यहाँ सवाल सीधा सीधा बनता है, कई बार पूछा है। पुनर्जागरण काल का समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। और पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है पुनर्जागरण काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जागरण काल। जागरण काल को द्विवेदी काल भी कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। जागरण काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तीसरा आता है छायावाद काल, 1918 से 1938 तक। छायावाद काल 1918 से 1938 तक, जिसमें छायावादी कवियों का जिक्र होगा, आगे हम देखेंगे। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। प्रगति प्रयोग कब हुआ, 1938 से 1953 तक हुआ। और नवलेखन काल कब हुआ, 1953 से अब तक। उसके बाद में जो साठोत्तरी कविता वगैरह वो चीज़ें आगे आती है। तो आदिकाल नगेंद्र के इतिहास के साथ देखते हैं आगे कितना का ये अध्याय चैप्टर। आज हम यहीं तक करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके लिखने में आसान रहे। आदिकाल नगेंद्र का जो काल विभाजन, उसमें आदिकाल हो गया 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक। और आधुनिक काल हो गया 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। उसके बाद में आधुनिक काल के और हम आगे डिवाइडेशन करें तो पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी तक लिखना है ये सारा का सारा। जागरण काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो आज के इस वीडियो में तीसरे भाग में इतना ही हम देखेंगे। अनुरोध आपसे, मेरे द्वारा ये अध्यापन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी नहीं किया है तो शेयर कर दें आप सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है साथियों, फिर मिलता हूँ।